हाय एवरीवन। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैंसर की ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, हर कोई कुछ भी बोल रहा है। अपने अपने लेवल पे लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे होते हैं, अगर उनकी ऑथेंटिसिटी की बात करो तो वो गायब होती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात है, जो मिसकंसेप्शन है, वो है इम्यूनोथेरेपी के बारे में। आजकल लोगों ने इम्यूनोथेरेपी को पैरासीटामोल की तरह बना दिया है। कोई भी कैंसर हो, किसी भी स्टेज का हो, इम्यूनोथेरेपी ले लो, ठीक हो जाओगे। तो इसी चीज़ को, इसी मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए, इसके रिगार्डिंग जितने भी मिथ हैं उन पर सारा फैक्ट बताने के लिए आज मैंने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही रिनाउंड फेमस मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम सिंघल को इनवाइट किया है। उनकी डिग्री के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। उन्होंने MBBS करने के बाद MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी किया, DNB रेडिएशन ऑन्कोलॉजी किया, देन DNB मेडिकल ऑन्कोलॉजी किया, ESMO सर्टिफाइड हैं एंड MRCP के UK। तो सबसे पहले हम डॉक्टर विक्रम सिंघल को वेलकम करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू डॉक्टर विक्रम फॉर गिविंग योर टाइम। एंड जैसा कि मैंने अपने अभी इंट्रो में बताया कि आज हम इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शन है। मैं कुछ मिथ के बारे में आपसे बात करूँगी, आपको बिल्कुल फैक्ट बताने हैं। जैसा कि आपने डिग्री से पता लगा ही लिया होगा कि जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो डॉक्टर विक्रम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो इम्यूनोथेरेपी है ये क्या है, कैसे वर्क करती है और उसके लिए कौन से कैंसर एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर रेखा, मुझे ये मौका देने के लिए। आजकल जैसे कि डॉक्टर रेखा ने बताया, सब जगह इम्यूनोथेरेपी चल रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरी क्लिनिक में भी आते हैं जो पूछते हैं डॉक्टर साहब इम्यूनोथेरेपी क्या है। बेसिकली होता क्या है, जो हमारा शरीर होता है उसके अंदर अपना एक अच्छा इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं जिसको, जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसको अगर हम लेमैन की भाषा में कहें तो वाइट ब्लड सेल्स जो बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो मेनली दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारी प्राइमरी इम्यूनिटी बनाते हैं। जैसे कि मान लिया बाहर से कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो ये टी लिम्फोसाइट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं, उसको देखते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। और उसके बाद ये टी लिम्फोसाइट्स कुछ सिग्नल्स बी लिम्फोसाइट्स को भेजते हैं, जिससे कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। फ्यूचर में अगर दोबारा से वो एंटीजन हमारे शरीर में आक्रमण करता है तो बी लिम्फोसाइट्स द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज से उस एंटीजन को ख़त्म किया जाता है। बेसिकली कैंसर क्या है? कैंसर भी एक बाहरी एंटीजन है जिसको हमारी शरीर एक बाहरी एंटीजन की तरह मानता है, और हमारे ये टी लिम्फोसाइट्स उस कैंसर के एंटीजन्स को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक सक्षम भी हैं। लेकिन होता क्या है, कैंसर सेल्स कुछ एक खास स्पेसिफिक मैकेनिज्म के जरिए अपने को मास्क कर लेते हैं, यानी कि अपने को छिपा लेते हैं, जिससे कि हमारे टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो उन कैंसर के सेल्स को पहचान नहीं पाते हैं और उनको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। अब इम्यूनोथेरेपी क्या है? बेसिकली इम्यूनोथेरेपी एक टाइप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनको बहुत ही प्रिसाइज और हाईली स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म से बनाया जाता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये टी सेल्स, जो कैंसर के सेल्स ने जिस मैकेनिज्म से हमारे टी सेल्स को इनएक्टिवेट किया था, ये उसको रिवर्स करते हैं, जिससे हमारे टी सेल्स दोबारा से उन एंटीजन्स को पहचान के उनको ख़त्म करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इम्यूनोथेरेपी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम कैंसर के सेल्स को पहचान के उनको नष्ट करने में सक्षम होता है। तो क्या ये इम्यूनोथेरेपी हर तरह के कैंसर में दे सकते हैं, किसी भी स्टेज में दे सकते हैं? देखिए, इम्यूनोथेरेपी अगर आप स्टेज 4 कैंसर के अंदर बात करें तो तकरीबन सारे ही कैंसर्स में, स्टेज 4 कैंसर में इम्यूनोथेरेपी हम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेजेस की बात करें तो अभी ये इम्यूनोथेरेपी अंडर रिसर्च है, अंडर ट्रायल है। तो इनिशियल स्टेजेस की बात करें तो कुछ कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी हम इनिशियल स्टेज में भी दे सकते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन से कैंसर हैं जिनमें हम इनिशियल स्टेज में दे सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि हर कोई अर्ली स्टेज में भी इम्यूनोथेरेपी लेकर आ रहा है। नहीं, देखिए, अर्ली स्टेज में हमारे जो नॉर्मल ऑन्कोलॉजी के टूल्स हैं, जिसमें कि रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी, आज भी यही सबसे कारगर हैं। इम्यूनोथेरेपी अर्ली स्टेजेस में जिन कैंसर्स में हम यूज़ कर रहे हैं उसमें से एक है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर,
जहाँ पे कि हम इम्यूनोथेरेपी को अपफ्रंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूरोथेलियल कार्सिनोमा यानी कि हमारे पेशाब की थैली का कैंसर, यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी को हम यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब लिवर में भी है क्या इसका कोई रोल अपफ्रंट में? नहीं, लिवर के कैंसर में अपफ्रंट रोल नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कमेंट के थ्रू ही, आप में से बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि मैम क्या लिवर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है अपफ्रंट? अपफ्रंट नहीं दे सकते हैं। मेटास्टैटिक सेटिंग अगर स्टेज 4 लिवर कैंसर है तब जरूर इम्यूनोथेरेपी हम देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन अगर हम मेल की बात करें तो हेड एंड नेक कैंसर सबसे ज़्यादा है, तो क्या हेड एंड नेक कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का रोल है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, इम्यूनोथेरेपी का रोल स्टेज 4 कैंसर में ऑलमोस्ट सारे कैंसर्स में है। ऐसी हेड एंड नेक कैंसर में भी अगर वो स्टेज 4 कैंसर है या फिर अगर वो अनरिसेक्टेबल है, उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती, कीमो भी नहीं, रेडिएशन भी नहीं हो सकती, उस केस में कीमो के साथ इम्यूनोथेरेपी का रोल है। यानी कि कुल मिला के डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि अगर कभी भी हेड एंड नेक कैंसर डायग्नोज हो रहा है स्टेज 1 to 3, तो जो मेन ट्रीटमेंट होता है इधर सर्जरी और दी कीमो रेडिएशन, तो आपको वो लेना है। अगर वो नहीं हो रहे हैं किसी और रीज़न से, देन यू कैन थिंक अबाउट द इम्यूनोथेरेपी। और स्टेज 4 कैंसर में, हेड एंड नेक कैंसर में रोल है, या फिर उन कैंसर में रोल है जिसमें ट्रीटमेंट फेलियर हो गया है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। एंड सेकेंड मुझे ये पूछना था कि क्या ऐसा कुछ है कि लोग बोलते हैं कि इम्यूनोथेरेपी आप ले लोगे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, तो एक ये भी रीज़न है कि लोग इम्यूनोथेरेपी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओवर दी कीमोथेरेपी? जी हाँ, ये ठीक है। इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी की तरह नहीं होती है। इसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं जिनका साइड इफेक्ट, जिसमें साइड इफेक्ट्स तो होते हैं लेकिन साइड इफेक्ट्स का प्रोफाइल कीमोथेरेपी की तरह नहीं होता। जैसे कि कीमोथेरेपी किसी पेशेंट को देते हैं हम, तो उसमें नोजिया, वॉमिटिंग, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, न्यूट्रोपीनिया, ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी में ऐसा नहीं होता है। हाँ, कीमोथेरेपी में एक अलग प्रोफाइल चलता है अपने साइड इफेक्ट्स का। जैसे कि जो इम्यूनोथेरेपी के पेशेंट्स हैं उसमें 3 से 4 हफ्ते में किसी पेशेंट में स्किन रैशेज, स्किन रिएक्शंस हो सकती हैं, या फिर 4 से 6 हफ्ते के अंदर लूज मोशन हो सकते हैं, या 6 से 8 हफ्ते के अंदर लिवर फंक्शन डिरेंज हो सकता है, या 14-15वें हफ्ते के अंदर एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज या फिर रीनल फंक्शन डिरेंज हो सकता है। लेकिन ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये इमीडिएट साइड इफेक्ट नहीं है जैसे कि कीमोथेरेपी में होता है। ओके, तो क्या जैसे कि आपने बताया कि इम्यूनोथेरेपी हम ज़्यादातर स्टेज 4 कैंसर्स में देते हैं, तो क्या वो उनको क्योर कर देता है? स्टेज 4 कैंसर को इम्यूनोथेरेपी क्योर कर सकती है? ये बहुत से लोगों ने पूछा है कि मैम इतना महंगा ट्रीटमेंट है, हमारा पेशेंट है स्टेज 4 है, इम्यूनोथेरेपी बताइए, क्या हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ बहुत महंगी होती है और बहुत जिसका अच्छे से एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेज 4 कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी क्योर नहीं करता है। हाँ, अगर हम कीमो के साथ में इम्यूनोथेरेपी को ऐड करते हैं तो वो हमारा प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल या फिर ओवरऑल सर्वाइवल में थोड़ी सी वृद्धि जरूर कर सकता है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी से स्टेज 4 कैंसर क्योर नहीं हो सकता। अच्छा, तो कुछ ऐसा है कि अगर जैसे कि स्टेज 4 कैंसर है या फिर हेड एंड नेक में रिकरेंस रिलैप्स आया, तो हमें क्या कुछ साइकिल कीमोथेरेपी देना चाहिए या डायरेक्टली इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, जो भी हम ऑन्कोलॉजी के अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअलाइज ना होके उसकी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं। अगर आप हमारे किसी भी सेंटर पे आते हैं या फिर आप किसी मुंबई के बड़े अस्पताल से TMH में जाते हैं या फिर आप दुनिया के किसी भी बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो हर ट्रीटमेंट की एक फिक्स प्रॉपर गाइडलाइंस है जो कि उसकी स्टेज वाइज फिक्स हैं। प्लस अगर वो मेटास्टेटिक डिजीज है, स्टेज 4 है, तो उसमें भी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ये एक फिक्स प्रोटोकॉल्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी स्टेज में अकेले इम्यूनोथेरेपी दे दें या कीमोथेरेपी दे दें। स्टेज 4 कैंसर में जहाँ पे इंडिकेशन होता है वहाँ पे इम्यूनोथेरेपी को अकेले या फिर कीमोथेरेपी के साथ में दिया जाता है। इससे ये कीमोथेरेपी के इफेक्ट को बढ़ाता है, जिससे कि मैंने पहले बताया था, इससे आपका प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल यानी कि बीमारी के बढ़ने की गति को अच्छे से कम किया जा सकता है और पेशेंट के ओवरऑल सर्वाइवल को भी बढ़ाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा कि इम्यूनोथेरेपी वर्क कर रही है नहीं कर रही है? क्योंकि पेशेंट इम्यूनोथेरेपी ले रहा है तो कुछ क्राइटेरिया होता है इन्वेस्टिगेशन कराने का, या फिर कैसे पता चलता है रेस्पॉन्स का? देखिए, इम्यूनोथेरेपी देने से पहले एक हम टेस्ट कराते हैं। जो आपकी बायोप्सी हुई होती है उस बायोप्सी के सैंपल के ऊपर एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं PDL1। कुछ और टेस्ट जैसे कि MSI या फिर TMB भी हम कर सकते हैं।
इन टेस्टों के जरिए हम ये पता लगाते हैं कि ये पेशेंट इम्यूनोथेरेपी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अलग अलग कैंसर्स में PD-L1 की वैल्यू अलग अलग होती है, जो कट ऑफ वैल्यू जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बना रखी है। सपोज किसी कैंसर में उन्होंने बोला कि PD-L1 अगर मोर देन 1% है तो इम्यूनोथेरेपी के लिए एलिजिबल है। कहीं बोलते हैं अगर PD-L1 मोर देन 50% है तब इम्यूनोथेरेपी के लिए एलिजिबल है। तो अलग अलग कैंसर्स में फिक्स गाइडलाइंस बनी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम वो टेस्ट कराते हैं बायोप्सी सैंपल पे, और अगर आपका वो टेस्ट पॉजिटिव आता है और आप उस क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते हैं तो आप इम्यूनोथेरेपी के लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब डॉक्टर साहब ये है कि स्टेज 4 में भी, जैसे कि आपने बोला कि इम्यूनोथेरेपी का मैक्सिमम रोल स्टेज 4 कैंसर्स में है, लेकिन वो भी उनमें है जिसमें PD-L1 पॉजिटिव हो। हाँ, इसमें मैं एक चीज को और बीच में ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर हम कीमो के साथ में इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो अगर किसी का PD-L1 0 भी आता है तो हम उस केसेस के अंदर, और मल्टीपल लाइंस फेलियर हैं, तो हम कीमो के साथ में इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं अगर PD-L1 स्कोर 0 भी आता है उस केस में भी। तो वो कैसे डिसाइड होता है कि हाँ देना या नहीं देना है कीमो के साथ? नहीं, देखिए, नॉर्मली तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम फिक्स गाइडलाइन से शुरुआत करते हैं कि PD-L1 की वैल्यू के अनुसार पेशेंट उस कैटेगरी में जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन किसी पेशेंट के अगर हमारे पास कोई आगे फर्दर लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है और प्रोग्रेशन है तो हम उस पेशेंट के अंदर कीमोथेरेपी के साथ में इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं जिसमें ये माना गया है कि कीमोथेरेपी जब हम किसी को देते हैं तो उसके शरीर के अंदर इम्यून रिएक्शंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और वो अगर उसका PD-L1 0 भी है उसके बाद भी कीमोथेरेपी उसके शरीर के अंदर इम्यून रिएक्शंस को बढ़ा देता है, जिसके कारण उस पेशेंट के अंदर इम्यूनोथेरेपी काम करती है। ओके, मतलब अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं बच रहा है, बीमारी बढ़ रही है, पेशेंट परेशान है, पेन में है, तो एक मतलब काइंड ऑफ ट्रायल लिया जा सकता है कि कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी दिया और रेस्पॉन्स असेसमेंट कर लेते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। इफ इट इज वर्किंग देन वी कंटिन्यू, अदरवाइज वी स्टॉप। नॉर्मली तो देखिए कीमो के साथ में ही इम्यूनो दिया जाता है। अच्छा, कभी भी सिंगल मॉडलिटी नहीं देते हैं? सिंगल मॉडलिटी का भी अलग अलग, मैंने कहा कि कहीं कहीं पे ऐसा है कि अगर PD-L1 मोर देन 50 है, जैसे कि कार्सिनोमा लंग के अंदर, वहाँ पे, और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि डिजीज बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं है पेशेंट का, और पेशेंट ओल्ड एज है, कोमॉर्बिडिटीज है, कीमोथेरेपी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, और PD-L1 की वैल्यू भी हाई है, मोर देन 50 है, उस केस में हम सिंगल एजेंट इम्यूनोथेरेपी यूज करते हैं। अदरवाइज वी ऑलवेज प्रीफर कि कीमोथेरेपी के साथ में इम्यूनोथेरेपी को ऐड किया जाए। तो क्या ये इम्यूनोथेरेपी मतलब कितने टाइप की होती है? कुछ टाइप भी होते हैं क्या इम्यूनोथेरेपी के? हाँ, देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसा मैंने बताया था, PD-1 रिसेप्टर्स, PD-L1 रिसेप्टर्स और CTLA4 रिसेप्टर्स के बेस पे अलग अलग इम्यूनोथेरेपीज होती हैं। जैसे एटिजोलिमुमैब हो गई, ये PD-L1 रिसेप्टर अगर पॉजिटिव है तब होती है, PD-1 पे पेम्ब्रोलिजुमैब, निवोलुमैब, CTLA4 की इपिलिमुमैब, इस तरीके से अलग अलग इम्यूनोथेरेपीज होती हैं। और ये इम्यूनोथेरेपी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है देना? जैसे हम कीमोथेरेपी को देते हैं बिल्कुल वैसे ही इम्यूनोथेरेपी को आपकी जो NS की बोतल है या फिर D5 की बोतल होती है, डेक्सट्रोज की या नॉर्मल सलाइन की, उसके अंदर इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। हाँ, कुछ पेशेंट्स में जरूर इम्यूनोथेरेपी को देते वक्त किसी पेशेंट में कुछ सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखी जाती हैं, लेकिन हम उसके पहले पेशेंट को प्रॉपर प्री मेडिकेशंस दे के चलते हैं, तो अमूमन हम ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो एज सच कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है इम्यूनोथेरेपी का, मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ रहती है? चलिए, आप साइड इफेक्ट्स की बात ही कर रहे हैं तो मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, अगर आप डिटेल में ही पूछेंगे। देखिए, इम्यूनोथेरेपी की मैंने कहा साइड इफेक्ट सारे मरीजों में नहीं होता है। कुछ मरीज हमने ऐसे देखे हैं कि 30 साइकिल्स इम्यूनोथेरेपी की ले ली हैं और उनको कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, और किसी पेशेंट में हमने ऐसे भी देखा है 4 या 5 साइकिल्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी के बाद, जो मैंने रिएक्शंस आपको बताई थी कि स्किन रिएक्शंस होने शुरू हो गए 3-4 हफ्ते में, फिर लूज मोशन होने शुरू हो गए। तो इम्यूनोथेरेपी का एक तो साइड इफेक्ट प्रोफाइल कीमोथेरेपी से अलग है, और सारे पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। तो क्या आज की डेट में इम्यूनोथेरेपी से भी बेटर कुछ ऑप्शन है, या फिर सिर्फ इम्यूनोथेरेपी ही आज की डेट में अभी तक एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो सबके लिए बहुत ही हाइप बना हुआ है? जी देखिए, इम्यूनोथेरेपी तो लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ही, आने वाले टाइम में और रिसर्च चल रही है उसी पे, और पर्सनलाइज्ड थेरेपी जो कि इम्यूनोथेरेपी का ही और वेल डिफाइंड फॉर्म है, जिसको डेंड्रिटिक सेल थेरेपी कहते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। बहुत सारे पेशेंट्स को इसे ट्रीट किया जा रहा है। और टी सेल एडॉप्टिव थेरेपी, ये भी इम्यूनोथेरेपी का ही एक इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्म है, इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है।
तो कुल मिला के मतलब इम्यूनोथेरेपी का जितना भी हमने अभी तक डॉक्टर साहब से डिस्कशन किया, तो 2-3 टेक होम मैसेज हैं, 2-3 कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं कि कभी भी ये जो बहुत सारे कैंसर्स का जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसको रिप्लेस नहीं करती है। सभी तरह के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी आंख बंद करके नहीं लेनी है। इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट कराने से पहले कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, उसको कराना है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तभी आपको वो कंटिन्यू करनी है। सेकंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेड एंड नेक कैंसर में प्लीज़ जो टंग हो गया, बक्कल म्यूकोसा हो गया, मतलब हेड एंड नेक कैंसर बहुत ही कॉमन है हमारी इंडिया में, हमारे मेल में यंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही है हेड एंड नेक कैंसर से। उनमें जो मेन ट्रीटमेंट है लाइक सर्जरी या रेडिएशन, वो इम्यूनोथेरेपी रिप्लेस नहीं करती है। तो प्लीज़ इन बातों को थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लो। जो मिसकंसेप्शन है उन पे मत जाओ, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसको डिफ़र मत करो, क्योंकि क्या होता है, हेड एंड नेक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अगर आपने टाइम पे डायग्नोज कर लिया, टाइम पे ट्रीटमेंट ले लिया तो हाईली क्योरेबल है। बट अगर आप कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑप्ट कर रहे हैं और जो उसका मेन ट्रीटमेंट है उसको आप डिले कर रहे हैं, तो हो सकता है जो क्योरेबल होने वाला कैंसर है फिर वो बाद में क्योरेबल स्टेज में ना रहे। डॉक्टर रेखा, आपकी इसी बात को पूरा करते हुए, अगर आपने हेड एंड नेक कैंसर में डिटेल में बात की है, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ हेड एंड नेक कैंसर के बारे में, कि जो हेड एंड नेक के कैंसर्स होते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी कैंसर हो गया, इसमें टंग हो गया, हमारा चीक हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, बोलने का यंत्र जो होता है, ये सारे जो ओरल कैविटी और हेड एंड नेक, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, सारे कैंसर्स जो होते हैं ये बेसिकली सर्जरी और रेडिएशन प्रधान कैंसर्स होते हैं। इसका माने ये है, इन कैंसर्स के अंदर रेडिएशन और सर्जरी की प्रधानता है। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि कीमोथेरेपी भी इन कैंसर्स के अंदर केवल 10% ही इफेक्टिव है। यानी कि अगर हम रेडिएशन दे रहे हैं तो फिर हम रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी देते हैं जिससे कि रेडिएशन का इफेक्ट बढ़ जाए, या फिर अगर हमें किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है, उसमें अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, साइज को श्रिंक कर दें, उस केस में हम कीमोथेरेपी को यूज़ करते हैं। तो ये जो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, ये सर्जरी और रेडिएशन ही इनकी मेन ट्रीटमेंट मोडेलिटी है। कीमोथेरेपी एक थर्ड मोडेलिटी है जो इनके नीचे आती है, और इम्यूनोथेरेपी केवल मेटास्टैटिक सेटिंग यानी कि स्टेज 4 कैंसर, जो कैंसर अनरिसेक्टेबल हैं या फिर मेटास्टेसिस हो चुका है, फैल चुके हैं, उन्हीं कैंसर्स में कारगर है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा समराइज़ किया। एक्चुअली ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत सारे मेरे पास हेड एंड नेक कैंसर ऐसे आए हैं जो कहीं ना कहीं 4-5 साइकिल इम्यूनोथेरेपी लेके या कीमोथेरेपी लेकर आए हैं, और जब वो रेडिएशन के लिए आते हैं तो वो फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के कवरेज से बाहर हो चुके होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई है कि हेड एंड नेक कैंसर में मेन, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम रेडिएशन ना कराएं, सर्जरी ना कराएं, हम सिर्फ कीमोथेरेपी ले लें या इम्यूनोथेरेपी ले लें, ठीक हो जाएंगे क्या? तो इसका जवाब हम दोनों की तरफ से, जो कि डॉक्टर साहब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट खुद हैं और मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, हम मिलके बता रहे हैं कि बिग नो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपके सर्वाइवल को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट कर सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर विक्रम, आपने बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इम्यूनोथेरेपी के बारे में बताया। इसके अलावा फिर भी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं अबाउट द इम्यूनोथेरेपी, या किस में देना है, किस में नहीं देना है, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस करके बताऊंगी, या उनके साथ कभी भी फ्यूचर में प्लान हुआ इस टॉपिक पे मैं लाइव सेशन करती रहूँगी, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।